फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसका इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था लोगों का, उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक होता है। ओके, तो ऋग्वैदिक काल, तो इसमें हम देखेंगे कि आर्य जो थे, जो इंडिया से तो नहीं, बाहर से ही आए थे। तो आर्य की संस्कृति जो ग्रामीण थी, यानी एक गांव में रहते थे आर्य, है ना। आर्यों की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, और मान लिया जाता है कि आरंभ में जो आर्य थे उनका जीवन जो है अस्थायी जैसा था, या यावरी बोलते हैं। आर्यों की जो शुरुआती में इनकी संस्कृति क्या थी, तो एक ग्रामीण ग्रामीण थी। दूसरे की इनका जीवन जो है यावरी यानी अस्थायी, यानी इसको बोलते हैं अस्थायी था, है ना, या घूमते थे। धीरे धीरे इन लोगों की जो अस्थायी जीवन शुरू हो गया इनका, धीरे धीरे क्या है, ये अस्थायी रहने लगे, अस्थायी जीवन बिताने लगा। और आर्य छोटी छोटी बस्तियों में निवास करते थे, छोटे छोटे बस्ती में जो है निवास करते थे। और इनके घर जो है, इनके घर जो होते थे, इनके घर जो मिट्टी, खर पतवार के होते थे एवं बांस के होते थे। खर पतवार एवं बांस के इनके घर होते थे। और भगवानपुरा और पंजाब के 3 स्थल मिले हैं। भगवानपुरा और पंजाब से 3 ऐसे स्थल साइट मिले हैं जो कि लौहपुर, यानी लोहा के इन्वेंशन से, लोहा के जो मनुष्य यूज कर रहा था उससे पहले का प्रतिनिधित्व करते हैं, बताते हैं। उत्खनन से, खुदाई से जो है, इससे क्या होता है, कहाँ कहाँ से, तो देखिए, पंजाब और एक है भगवानपुरा से, एक जगह है जहाँ पर खुदाई से एग्जीवेशन से पुष्टि होती है कि जो ऋग्वैदिक लोगों की संस्कृति जो कैसी थी, इस बात की जानकारी हमको मिलती है। तो क्या थी, तो शुरू शुरू में अस्थायी थे, यानी घूमते थे। बाद में इन्होंने छोटे छोटे बस्तियों में रहना शुरू किया, और इनके घर जो है मिट्टी और खरपतवार और बांस के बने होते थे। भगवानपुरा और पंजाब के 3 ऋग्वैदिक संस्कृति से इसकी पुष्टि होती है। अब जो है पशुपालन, पशुपालन यानी जानवरों को, जो पशु को जो है, जो कह सकते हैं, आर्यों के जीवन में जो पशुपालन का बहुत प्रस्थान था। ऋग्वेद में जो है जो गौ संबंधी जो है अनेक लेख प्राप्त हुए हैं। और गौ का व्युत्पन्न शब्द जो है पशुपालक है, यानी उससे जुड़ा हुआ शब्द है। गौ शब्द से व्युत्पन्न शब्द पता है पशुपालन है। महत्व, इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस को स्पष्ट करते हैं। गोप, और एक जो शब्द है गोप से राजा गवष्टि एवं गवेशन से जो है युद्ध, यानी कि लड़ाई होती है। और दुहित्री यानी दूध देने वाली, है ना। एक और शब्द आता है, कौन सा, तो दुहित्री। तो ये दुहित्री का मतलब क्या है, यहाँ पर दुहित्री का मतलब है दूध देने वाली।
दूध देने वाली माने दुहित्री से पुत्री का अभिप्राय लगाया जाता है। दुहित्री से तो दूध देने वाली होती है और इससे पुत्री का भी, माने इसका मतलब क्या, तो दूध देने वाली तो है ही है, इसका मतलब एक और ही है पुत्री, है ना, क्या है, पुत्री। तो इसका होता है। और किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अनुमान उसके गायों से लगाता था। पशुपालन मतलब गाय का काफ़ी महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंस था ऋग्वैदिक जीवन में, ऋग्वैदिक समय में, काल में। और किसी भी व्यक्ति के पास धन कितना है उसका अनुमान किस लगाया जाता था, उसके पास कितने गाय है तो गायों से लगाया जाता था। ओके। दूसरी चीज़ था पुरोहित को, मान लीजिए पुरोहित होते थे जो, यानी जो ब्राह्मण होते थे जो पूजा पाठ कराते थे, जो यज्ञ कराते थे, पुरोहित को जो है दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा के रूप में क्या दी जाती थी, तो दक्षिणा के रूप में उसको गाय दी जाती थी। अभी भी आप यज्ञ कराएंगे तो पंडित जी बोलते हैं गाय दान करना है या है करना है, तो वही था, है ना। तो यहाँ पर उनको दक्षिणा के रूप में जो है क्या बोलते हैं, गाय, और विनिमय के साधन जो है के रूप में गाय गाय जो है रूप में पाई जाती थी। विनिमय मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदना, बिक्री करना, उसके बदले में कुछ लेना, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता था, तो गायों का जो है यूज किया जाता था कुछ खरीदने बेचने के लिए, उनके बदले में, यानी गाय विनिमय के साधन के रूप में जो है पाई जाती थी। अच्छा, गौ से आर्य को दो, गौ से जो है गौ से आर्य को क्या क्या मिलता था, तो देखिए दूध मिलता था, दूध, खेत जोतने एवं खेत जोतने और क्या, तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खींचने में, जिसको बैलगाड़ी को बोलते हैं अनस, याद रखिएगा, पूछा जाता है बैलगाड़ी क्या बोलते हैं, अनस। और कटे अनाज को जो है बोझा, जो अनाज कट जाता था उसको बोझा, बोझा में बांध कर जो है, अच्छा बोझा क्या बोलते थे, तो बोझा को पशु बोलते थे। बोझा बांध कर जो है खलिहान में लाया जाता था, खलिहान बांध कर था खलिहान में। अच्छा, खलिहान को क्या कहते थे, तो खलिहान को जो है खलिहान को खक्त कहा जाता था, अतः खक्त कहा जाता। खलिहान क्या बोलते थे, खक्त कहा जाता था। अनाज की मड़ाई के बाद सूप, अब सूप से सुपरी बोलते हैं, जगड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, सूप से जो उसको सफाई करके किया जाता था। किससे, सूप से, अनाज जो तैयार हो गया था उसको सूप से जो है, सूप को क्या बोलते थे, तीतियू बोलते, सॉरी तीतियू। सूप से जो साफ किया था अनाज को उसके तितु बोलते थे, है ना। और सूप से फटकार कर जो अलग किया जाता था, जो गंदा होता था अनाज में, है ना, उसको। और अन्न भंडार को एक पात्र में, एक बर्तन में, यानी और जो अन्न होता था अन्न जो है, अन्न को एक भंडार, अन्न भंडार को जो है एक पात्र में रखा जाता था। उस पात्र को क्या कहते थे, उस पात्र को बोलते थे उदर, क्या बोलते थे, उदर बोलते थे। उदर पेट को भी बोलते हैं, तो वो अलग लिखाता है। तो पात्र जिसमें अनाज रखा जाता था उसको उदर बोलते थे, और नाप पर रखते थे, यानी मेजरमेंट करके उसको रखा जाता था। ऋग्वेद में यौ एवं धन्य को, धन्य का जो अन्न के रूप में उल्लेख किया गया है, किसका, तो ऋग्वेद में यौ
और किसको? धन्य, है ना, धन्य को अन्न के रूप में उल्लेख मिलता है। इस काल में किस अन्न से जो है अभिप्राय है अभी स्पष्ट नहीं है ना, स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है। और प्रवर्ती काल में यौ का अर्थ जौ था, बाद में यौ का अर्थ क्या हो गया इसका? तो जौ, है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? जौ हो गया यौ का। लेकिन धान्य किसका लिए किया जाता था, क्या मतलब था, अभिप्राय था, अभी तक पता नहीं चला है। और फिर बाद में जो है इसी धान का जो है अभी तक लोग लगाता है कि धान्य का अर्थ जो है वो धान से लगाया जाता था, धान जो राइस चावल हम खाते हैं उससे, ठीक है ना। बाद कालों में इसके बाद चला। इसके अतिरिक्त भी अन्न का उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्राप्त, माने जो अन्न है इसका उल्लेख ऋग्वेद में अभी तक इसका प्राप्त नहीं हुआ है। ऋग्वेद में भी इसका प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इसका जो मतलब लगाया गया धान्य लगाया गया। अब शिल्प क्या क्या थे, क्या क्या काम करते थे वो? है ना, शिल्प, शिल्प ओके। तो यहाँ पर जो है कपास, ऊन का जो है वस्त्र बुनना यानी वस्त्र बनाना इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था। शिल्प मतलब क्या है? इसका मतलब उद्योग, है ना। कौन कौन उद्योग थे? इंडस्ट्री थे, है ना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग, ऐसे उद्योग, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या थे? तो कपास और ऊन के वस्त्र बनाना जो है महत्वपूर्ण उद्योग था, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। इसके साथ साथ वस्त्रों की जो है रंगाई क्या थी? तो यहाँ पर वस्त्रों की रंगाई, कढ़ाई, ऐसे आधारित जो है उद्योग इस समय प्रचलित थे, ओके। वस्त्रों की कढ़ाई रंगाई के जो उद्योग जो है उस समय प्रचलित थे, ओके। बढ़ई जो थे, बढ़ई जो है, बढ़ई को जो और नाम से जानते हैं उनका नाम है तक्षण। ये सब नेट और बीपीसी पूछता है, तक्षण। और एक और नाम था त्वष्ट्रा। त्वष्ट्रा किसको कहते थे? तो बढ़ई को कहते थे। तक्षण और ये त्वष्टा, ये तीसरे को कहते थे, बढ़ई को कहते थे, है ना। शिल्पियों में श्रेष्ठ था, शिल्पियों में श्रेष्ठ था, जो बड़े कारपेंटर काम करते थे उस शिल्पियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उसके बाद स्थान आता है कमरार। कमरार जो है धातुकर्मी थे, आयत से घरेलू उद्योग में बर्तन, कृषि के औजार जो है बनाते थे। धातु माने मेटल कर्मी थे। कमरार जो थे आयत से यानी लोहा से घरेलू के उपयोग के बर्तन बनाते थे, कृषि के औजार बनाते थे, अस्त्र यानी हथियार बनाते थे। अब अस्त्र में क्या था? ये क्या करते? ये धातुकर्मी थे। कमरार जो थे क्या थे? धातुकर्मी थे। धातु से जो है ये बनाते थे हथियार, बर्तन। किससे बनाते थे? तो ये बनाते थे आयत से, लोहा कह सकते हैं, आयस, घरेलू उपयोग के बनाते थे, बर्तन बनाते थे, बर्तन, कृषि के औजार यानी कृषि करने में जो हथियार लगते हैं वो बनाते थे। दूसरे क्या बनाते थे? तो कृषि औजार के अलावा कृषि औजार के अलावा अस्त्र शस्त्र बनाते थे,
अस्त्र शस्त्र बनाते थे। और इसके कौन कौन था, तो तलवार, बर्छा, फरसा या फरसा इसी को बोलते हैं, भाला, उसके बाद वानग्रह, यह भी हथियार का नाम है। और सिरआस्त्रान हथियार है। इससे जो है किससे बनते थे, तो आयस से बनते थे। ओके, आयस का तात्पर्य इस काल में किस आयस को कहते, तो तांबा से। आयस का किसको बोलते थे आयस, तो आयस जो है ये तांबे से लाया था, तांबा है ना, तांबे से लाया था। आयस मतलब क्या, तो यहाँ पर तांबा से लाया था आयस का मतलब, ठीक है ना, तांबा। बाद में खुदाई जब हुआ तो ये पता चला कि भारत में 1000 ईसा पूर्व से पहले से ही लोहे का प्रचलित नहीं था। जब मतलब अगर बाद में खुदाई हुआ तब पता चला कि भारत में जो है, भारत में बाद में लोहे से बनने लगे। भारत में 1000 जो है पूर्व से पहले लोहे का प्रयोग जो है प्रचलित नहीं था। और कुम्हार का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण था। कुम्हार जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के काम, है ना, कुम्हार। तो 1000 पूर्व से पहले जो है भारत में लोहे का प्रचलन नहीं था। और हम बात की बात देखें तो एक अन्य हम देखने को मिलती है इसमें कि स्वर्ण एवं अन्य कीमती पदार्थों से आभूषण का निर्माण कार्य भी प्रचलित था। कितने स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण एवं अन्य जो है कीमती जो है पदार्थ जो थे, है ना, उससे भी आभूषण यानी वही ज्वेलरी जो बनते थे, आभूषण बनने का काम नहीं प्रचलित था, जिसे स्वर्णकार कहते थे। स्वर्ण से सुनार जिसे बोलते हैं, स्वर्णकार क्या बोलते थे उसको, स्वर्णकार, है ना, स्वर्णकार करते थे। चमार जो है वो चमड़े के थैले, लगाम, इसके अलावा चमड़े के थैले के अलावा क्या बनाते थे, लगाम बनाते थे जो घोड़े के मुंह में लगाया जाता है, कोड़े बनाते थे जिसे मारा जाता था, कोड़े। और क्या बनाते थे, कोड़े के अलावा प्रत्यंचा, ये बनाया जाता था, निर्माण करते थे। और उसके बाद विभस जो थे, विभस मतलब वैद्य, डॉक्टर उस समय कह सकते हैं। विभज, ये विभज कौन थे, तो ये वैद्य थे। वैद्य मतलब वही डॉक्टर थे। कहा गया है इनको, अच्छा, व्यवसाय प्रचलित था। ऋग्वेद में अश्विन और वरुण देवता को भी विभज कहा जाता है। किसको किसको, तो ऋग्वेद में जो है अश्विन और वरुण देवता को, वरुण देवता कहा गया है, तो इनको कहा गया है विभज। व्यवसाय इस काल में जो है अनुवांशिक नहीं थे, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो नहीं थे। ऋग्वेद में नवम मंडल में, ऋग्वेद में जो है नवम मंडल में, किसमें, ऋग्वेद के नवम मंडल में
नव मंडल में जो है एक मंत्र में जो है मंत्र में यह वर्णित किया गया, कहा गया कि परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न कार्य अलग अलग काम करते थे। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग काम करते थे, तो यानी ये वंशानुगत नहीं था, है ना, खानदानी नहीं था कि एक खानदान में जो जन्म दिया वही काम वो करेगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। वाणिज्य और व्यापार या वाणिज्य, किसी से व्यापार ट्रेड करते थे। तो ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक जो है जन मुख्यतः कौन कौन से कहते पशुपालक थे, पशुपालक थे एवं कृषक थे, यानी कृषि काम करने वाले कृषक थे। और व्यापार वाणिज्य में भी रुचि रखते थे। व्यापार मुख्य रूप से विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी गाय और गले का आभूषण। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, विनिमय विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसमें क्या होता था, गाय एवं निष्क, निष्क मतलब क्या, गले का आभूषण। निष्क मतलब गले का आभूषण यानी ज्वेलरी। गले का आभूषण है, उसको क्या बोलते हैं, निष्क, गले का आभूषण, उसको क्या बोलते हैं, निष्क, है ना। तो इसका विनिमय साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। खरीद बिक्री मोल भाव होते थे, खरीद बिक्री और मोल भाव भी होते थे। और व्यापार जो है मुख्यतः किसका था, शिल्प, चमड़ा, चादर और कपड़े, चादर और कपड़े, इस सब के मुक्त व्यापार जो है होते थे। व्यापार जो है ये स्थल मार्ग, बैलगाड़ी, रथ और भारवाही पशुओं द्वारा जो है वो होता था। और इसके अलावा जल मार्ग से भी व्यापार होते थे, जैसे कि नौका से, नाव एवं जहाज से। यानी कि व्यापार वाणिज्य जो था, यानी ट्रेड कॉमर्स जो बात करें, वो स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। ये लोग जल मार्ग से विदेश व्यापार भी करते थे, यानी जल मार्ग से कहा था विदेश व्यापार भी होता था। विदेशों से जो है विदेशों से व्यापार होता था जल मार्ग से। ऋग्वेद में समुद्र यात्रा के दौरान जलयान नष्ट होने का वर्णन मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में समुद्री यात्रा के दौरान जलयान यानी वही जहाज नष्ट होने का मिलता है। लेकिन समुद्र का अर्थ यहाँ विशाल जल राशि से लगाया जाता है, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग समुद्र या समुद्री यात्रा से अनभिज्ञ थे। ऐसे तो कहा था कि देखिए, इसमें कहा, ऋग्वेद में कहा गया कि एक समुद्री यात्रा के दौरान जल या नष्ट होने का वर्णन मिलता है, लेकिन समुद्र का अर्थ यहाँ विशाल जल राशि से लगाया जाता है, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग समुद्र या समुद्री यात्रा से अनभिज्ञ थे। और ज़्यादा जल को बोलते थे ये लोग समुद्र, लेकिन समुद्री व्यापार नहीं करते थे या करते थे, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। ऋग्वेद में व्यापारी के रूप में मुख्यतः ऋग्वेद में जो है व्यापारी के रूप में मुख्यतः कौन लोग हैं,
तो इसको बोलते पनी पनिवर्ण पनिवर्ग का जो है उल्लेख मिलता है। व्यापारी वर्ग में क्या मिलता है, तो पनी जो है वर्ग का उल्लेख मिलता है व्यापारी वर्ग में मुख्यतः, है ना। व्यापारी वर्ग में कौन थे, तो पनी, ये पनी वर्ग जो है उसका मिलता है। ठीक है। समुद्री व्यापार के बारे में अनभिज्ञता है, क्योंकि समुद्र का उपयोग जो है ऋग्वेद में कहा गया है, बहुत बार जल राशि का जो है उपयोग की अंदाजा लगाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग विशेष जानकार नहीं थे समुद्री व्यापार का। ओके, एक लास्ट में बताते हैं आप लोगों को, उत्तर वैदिक काल में जो है, तो हम लोग वैदिक काल के जान रहे थे अभी, ऋग्वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई थी, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और अथर्ववेद में है गद्य और पद्य दोनों में, यानी गायन और कविता पाठ के रूप में भी कह सकते हैं। सामवेद गायन प्रधान है, अथर्ववेद में जादू टोना की बात कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।